हेलो। 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 देखिए, सीपीसी आपका पढ़ाया जा रहा था और सीपीसी में आपका डिग्री हमने शुरू किया था। फिर इसको एक बार बताते हैं तब आगे बढ़ते हैं आपका। देखिए, आपका डिग्री शुरू किया गया था। डिग्री की हिंदी में आपको कहते हैं आज्ञप्ति, यानी कि इसको कहते हैं जय पत्र या विजय पत्र या आज्ञप्ति। डिग्री को जब भी पढ़िए आपका डिग्री जब भी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमने बताया था 2-9। पहले भूमिका फिर एक बार बांधिए तब आगे बढ़ा जाए। 2-9 में हमने पूरा डिटेल में बता चुका हूं मैं। जजमेंट या निर्णय के बारे में या फैसला के बारे में। और इसमें आपका बताया गया था कि निर्णय का मतलब क्या हुआ। 2-3 बार जे में भी आ चुका है। तो निर्णय का मतलब हुआ डिक्री या आदेश के आधारों का कथन, यानी कि जब न्यायालय डिक्री या आदेश पारित करता है तो उसके पीछे कुछ बयान देता है, कुछ तर्क देता है, कुछ कारण बताता है या कुछ बेस बताता है। उसी बेस को 2-9 में क्या कहा गया है? निर्णय। निर्णय कब दिया जाएगा इसके बारे में आपका सब्स्टेंसिव प्रावधान, सारवान प्रावधान बताया गया था, सेक्शन 33 में है। फिर एक बार देखिए, इसको शुरुआत किया जाए। सुनवाई पूरी हो जाने के पश्चात न्यायालय फैसला सुनाएगा और फैसले के अनुसरण में, यानी कि निर्णय का फॉलो करते हुए डिक्री पारित होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले निर्णय आएगा और निर्णय के अनुसरण में क्या पारित की जाएगी बाद में? डिक्री। अब इसके बाद आपको जो जानना है कि जब भी कोई फैसला आता है तो उस फैसले से जो वास्तविक निष्कर्ष निकलता है या जो फल निकलता है, तो एक मैं उदाहरण भी बताया था आम का। जैसे कि पूरा आम ले लीजिए तो वह निर्णय है। और आम का जो यूज करने वाला भाग है, खाने वाला भाग है, यानी कि फलोभोग जो है, यानी कि गुठली हटा दीजिए और जो गुद्दा बचेगा वह गुद्दा या तो डिक्री कहलाएगा या क्या कहलाएगा? आदेश। ये हमने कॉन्सेप्ट बनाया था। तो वह गुद्दा डिक्री कब कहलाएगा? जब धारा 2 की उपधारा 2 के, माने अगर कोई निर्णय धारा 2 की उपधारा 2 में जो आवश्यक तत्व हम बताएंगे उन आवश्यक तत्वों की पूरी तरह पूर्ति कर दे तो वह निर्णय डिक्री कहलाएगा। और अगर पूर्ति नहीं करता तो सदैव वह क्या कहलाएगा? आदेश। ये कंसेप्ट बनाए रखिए। यानी कि निर्णय से जो निष्कर्ष निकलेगा, वास्तविक परिणाम, या तो वह आज्ञप्ति होगी या आदेश होगा। अब कब उसे आज्ञप्ति कहा जाएगा? तो जब वह धारा 2 की उपधारा 2 में, अभी हम बताएंगे बेरेक में दी गई शर्तों की पूर्ति कर दे और अगर पूर्ति नहीं करता तो वह क्या कहलाएगा? सदैव आदेश। जैसे कि आप लोग माने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं कि एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो आप लोग पढ़ते हैं कि जो करार धारा 10 यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर देता है वह करार कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो पूर्ति नहीं करता वह करार करार रह जाता है। तो उसी तर्ज पर यहाँ भी आपको समझना है, जो निर्णय डिक्री के शर्तों की पूर्ति कर दे वह डिक्री कहलाएगा, नहीं पूर्ति करता है तो आदेश। अब आइए
डिक्री के बारे में आगे थोड़ा इसको बढ़ाया जाए। अब जब भी आप डिक्री पढ़ेंगे तो पहले तो आपका प्रकार इत्यादि भूमिका देख लिया जाए। जब भी आप डिक्री पढ़ेंगे तो एक होता है एक्चुअल डिक्री, मैं बता भी रहा था, यानी कि वास्तविक डिक्री। एक होता है एक्चुअल डिक्री और दूसरा होता है डिम्ड। डिम्ड को शुद्ध हिंदी है मानद, ये शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में डिम्ड कहा जाता है। मानद मतलब हुआ कल्पित, कल्पित मतलब उपधारित, उपधारित मतलब मान लेना। मान लेने का मतलब ये हुआ कि वास्तव में डिक्री के आवश्यक तत्व उस निर्णय में नहीं है, फिर भी उस निर्णय को जबरदस्ती डिक्री मान लिया जाता है। तो ये थोड़ा समझिए। कब हम किसी दोनों डिक्री हैं, इसमें शक नहीं है, दोनों का प्रभाव एक ही है। बस ये है कि एक एक्चुअल डिक्री है और दूसरा कौन डिक्री कहलाती है, डिम। तो पहले एक्चुअल डिक्री का देखिए, तब हम कोरिलेट करते हैं। फिर एक बार, 2-3 दिन हो गया पढ़ाए हुए, फिर से एक बार हम रिवीजन कराते हैं। अगर कोई निर्णय से निकला निष्कर्ष धारा 2 की उपधारा 2 में दी गई कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो उसे हम डिक्री कहेंगे। और इस डिक्री का नाम क्या कहेंगे, एक्चुअल या वास्तविक। अभी कॉन्सेप्ट बनाइए। अगर कोई निर्णय धारा 2 की उपधारा 2 में दी गई शर्तों की पूर्ति नहीं करता तो मैं लगातार बता रहा हूं, उसे कहा क्या जाएगा, निर्णय से निकले निष्कर्ष को आदेश। भाई पूर्ति नहीं किया तो क्या कहा जाएगा, लेकिन। अब लेकिन लगाकर चलना है। कुछ आदेश ऐसे हैं जो डिक्री की शर्तों की पूर्ति नहीं करते, लेकिन कानून जबरदस्ती, विधायिका जबरदस्ती उसे डिक्री समझती है, यानी कि डिम्ड मानती हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि डिम्ड डिक्री का मतलब ये हुआ कि डिक्री के आवश्यक तत्वों के अभाव में भी उस निर्णय से निकले निष्कर्ष को डिक्री मान लिया जाता है, कल्पना कर लिया जाता है। अब क्वेश्चन जो बार बार ये बनता है, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, जहां भी हो, कि डिम्ड डिक्री क्या है। तो डिम्ड डिक्री एक आदेश है जिसे डिक्री माना गया है, बस ये बताना है। यानी कि फिर हम कॉन्सेप्ट एक बार बना रहे हैं, कठिन है थोड़ा। निर्णय से जो निष्कर्ष निकलेगा या तो वह डिक्री होगा या आदेश। तो जब डिक्री नहीं है तो होगा क्या, आदेश। लेकिन जबरदस्ती, ये है आदेश, लेकिन जबरदस्ती इसे क्या मान लिया गया है, डिक्री। तो उसी को हम क्या कहेंगे, डिम डिक्री। यानी कि डिक्री के आवश्यक तत्व उसमें मिलते नहीं है, फिर भी डिक्री जैसा माना जाता है। अब ये ना कह दीजिएगा कि डिक्री नहीं है या ज्ञप्ति, डिक्री है, लेकिन इसे एक नाम हम देंगे, कौन सा, डिम। अब जहाँ जहाँ डिम्ड शब्द है उसको एक जगह मैं बताया भी था, 4-5 क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ। अब जिन जिन कानूनों में डिम्ड का प्रयोग किया गया है तो पहले तो संविधान आ जाएगा, डिम्ड फेडरल, यानी कि अर्ध परिसंघीय या परिसंघ कल्प भारतीय संविधान को किसने कहा था, तो मैं बताया था, केसी वेयर। ये आपका जे में आ चुका है, किसने कहा था, केसी। वही आपका बताया नहीं गया है संविधान में, यानी कि फेडरलिज्म संविधान में अभी पढ़ाना है, पढ़ाया नहीं गया है भाई। तो पहला तो हमने संविधान को रिलेट किया, उसके बाद जो आपको कोरिलेट करना है, एविडेंस की धारा 119 भी पढ़ना है, एविडेंस की धारा 63 का खंड 5 पढ़ना है। फिर आपका इसके बाद संविदा अधिनियम की धारा
68 से लेकर 72 तक। कितना पहले समझिए, यानी कि फिर एक बार देखिए, जब भी डिम्ड पढ़िए आपका, ये पिछली बार जे में एविडेंस की धारा 119 से 2 क्वेश्चन बने थे। अब तक आपका 63 के खंड 5 से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आगे आ सकता है नया क्वेश्चन। और 68 से लेकर 72 तो लगातार कॉन्ट्रैक्ट में बनता रहता है क्वेश्चन। तो फिर यहाँ से कवर करिए भाई, फिर एक बार हम बता रहे हैं। एविडेंस की धारा 119 ये बताती है कि अगर कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, यानी कि अपने मुख से नहीं बोल सकता, तो वह संकेत द्वारा, इशारों द्वारा या चिन्ह बनाकर या अपनी बात लिख कर दे सकता है। अगर वह अपनी बात लिख कर देता है तो उस लिखित को मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा, दस्तावेजी नहीं। यानी कि आप ये कहेंगे कि कागज पर लिखा है, तो इसे वास्तव में ये कागज पर जब लिखा है तो दस्तावेज हुआ। लेकिन कानून दस्तावेज न मानकर क्या बात मानता है, मुख से बोला गया शब्द, यानी कि मौखिक। तो इसको कहते हैं डीम्ड ओरल एविडेंस, यानी कि आपका कल्पित या मानद मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत कहाँ दिया गया है, 119। अब इसके सीधे विपरीत जो डीम्ड शब्द आएगा वह 63 के किस क्लास से कवर होगा, 5। देखिए एविडेंस में भाई, अगर किसी व्यक्ति ने दस्तावेज को देखा है, देखा है मतलब पढ़ा है, और उस दस्तावेज के बारे में आकर अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा साक्ष्य देता है, यानी कि मौखिक साक्ष्य देता है, तो आप ये कहेंगे कि जब वह अपने मुख से बोल रहा है तो मौखिक साक्ष्य हुआ। लेकिन कानून इसे मौखिक साक्ष्य न मानकर जबरदस्ती दस्तावेजी साक्ष्य मान लेता है, यानी कि जब वास्तव में वह है मौखिक साक्ष्य, लेकिन मान क्या लिया गया है, डॉक्यूमेंट्री या दस्तावेजी, तो इसको हम क्या कहेंगे, डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या मानद दस्तावेजी साक्ष्य या कल्पित दस्तावेजी साक्ष्य। इसी प्रकार संविदा में आइए, अभी हमने बताया कि कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब संविदा अधिनियम की किस धारा की शर्त की पूर्ति कर दे, 10। तो कुछ करार ऐसे हैं जो धारा 10 की पूर्ति नहीं करते, तो एक्चुअल या वास्तविक रूप में उसे एग्रीमेंट ही माना जाएगा, करार ही माना जाएगा। लेकिन धारा 68 से लेकर 72 तक में इसका अपवाद है, जहाँ की डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट या मानद संविदा का उल्लेख किया गया है। मानद संविदा का मतलब यही हुआ कि कुछ करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करते, फिर भी जबरदस्ती उन्हें संविदा जैसा, यानी कि आपका डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है, पूर्ति नहीं करते। तो डीम्ड डिक्री, अब याद रखिए, डिक्री की शर्तों की पूर्ति न करते हुए भी उसे डिक्री मानना, तो डिक्री की शर्तों की पूर्ति नहीं करेगा तो वह निर्णय से निकला निष्कर्ष आदेश माना जाएगा। तो लास्ट लाइन ये हुआ कि डीम्ड डिक्री का मतलब क्या हुआ, तो एक आदेश जिसे डिक्री के रूप में क्या किया गया है, माना गया। यही पॉइंट आप जाकर देखिएगा कंपटीशन में, इधर उधर न भटकिएगा, डीम्ड पूछ ले, पूछा भी गया 2-3 बार। अब आगे बढ़ा जाए, जहां तक डिक्री के कानूनी प्रावधानों की बात है, जो बेयर एक्ट में आपको डिक्री या आज्ञप्ति के प्रकार मिलेंगे वह 3 प्रकार मिलेंगे, आपका प्रारंभिक, अंतिम और अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम। तो कब डिक्री प्रारंभिक होगी, कब अंतिम होगी,
दोनों में अंतर क्या है और अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम में क्या अंतर है, ये आगे बताया जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहले आपका डिक्री जब भी पढ़िए, मैंने सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा चल रही है, मैं बता दूं सबसे कठिन परिभाषा और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा शुरुआती दौर में आपका पाला पड़ा है, यानी किसी से। अब जब भी डिक्री पढ़ेंगे तो आप कहाँ कहाँ से उठा कर पढ़ेंगे। पहले को रिलेट कर लिया जाता है सीपीसी में, और जितनी धाराएं मैं बताऊंगा आदेश, सबको आपका कहीं न कहीं परिभाषा पढ़ाते समय मैं ऐड करते रहूंगा। देखिए कहाँ कहाँ पढ़ना है भाई, लिखना चाहे तो अलग से लिख लीजिए। पहले सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2, इसके बाद डिक्री कब सुनाई, डिक्री आपका इसके बाद धारा 33, यानी कि फिर एक बार बता दिया जाए सेक्शन आपका 2 पढ़ना पड़ेगा, फिर सेक्शन आपका 33 पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका 36 से लेकर 74 तक हम देखेंगे, यानी कि धारा 36 से लेकर एक लाइन में हम देख लेंगे 74 तक। और इसी के साथ जो आदेश हमें पढ़ना है, डिक्री को कैसे लागू कराया जाता है, वह आदेश 21 पढ़ना है, यानी कि आपका कौन सा आदेश को रिलेट होगा 21। इसके बाद आपका जो आदेश 20 भी पढ़ना है, यानी कि डिक्री के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। आदेश 20 के नियम आपका 6 से लेकर, यानी कि नियम 6 से लेकर और 20 तक एक बार देख लिए तो सही है ना। आदेश 20 में कितने नियम हैं, यहाँ से भी आपका प्री में एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि आदेश 20 का नियम 6 से लेकर कहाँ तक पढ़ना है डिक्री के बारे में, थोड़ा लंबा ये स्कोप है इसका। इसके बाद जो आपको पढ़ना रहता है डिक्री के बारे में, वह आपका कह सकते हैं कि आदेश 7, यानी कि आदेश 7 का रूल आपका जो पढ़ना है 11, यानी कि आदेश 7 का नियम 11 भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो पढ़ना है धारा 114 पढ़ना है, यानी नहीं धारा 144 भाई, धारा 144 लंबा थोड़ा स्कोप है इसका, धारा 144 पढ़ना है। इसके बाद जो पढ़ना है आपका धारा 96 हम पढ़ाएंगे, फिर आपका धारा 100 पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका जो पढ़ना है धारा 11 का स्पष्टीकरण 5 पढ़ना है, यानी कि धारा 11 का स्पष्टीकरण 5 पढ़ना है। और तत्पश्चात लास्ट में आपका जो सीपीसी में बेयर एक्ट में प्रारूप है, तो प्रारूप संख्या डी पढ़ना है। यानी कि अब आपका इतनी बातें पहले भूमिका में देखी जाए, यानी कि सबके बारे में आपका 2-2 लाइन हम बता रहे हैं, तब परिभाषा शुरू करेंगे। यानी कि कैसे ये डिक्री से कोरिलेट हैं बातें, पहले ये जानना है, उसके बाद से आपको अन्य चीजें जानना है। तो पहला यहीं से उठाते हैं प्रारूप संख्या डी, यानी कि फार्म नंबर डी से, फार्म नंबर डी से हम उठाते हैं डिक्री का जो प्रोफार्मा है, यानी कि डिक्री किस प्रारूप में दी जाएगी, उस प्रारूप का उल्लेख या उस मॉडल का उल्लेख या उस नमूने का, इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन बन चुका है, उस नमूने का उल्लेख आपका जो किया गया है वह सीपीसी के फार्म नंबर डी में किया गया। तो जब 51 आदेश बेयर एक्ट में समाप्त हो जाएंगे,
उसके बाद देखेंगे आप तो कुछ मॉडल बना है, मॉडल नंबर ए, मॉडल नंबर बी, ऐसे करके उसी में जो डिक्री का मॉडल है कि किस मॉडल में डिक्री दी जाएगी, ये किस कहाँ प्रारूप दिया गया है, डी में डिक्री की परिभाषा। अब आइए धारा 33, डिक्री कब, डिक्री किसके अनुसरण में पारित की जाएगी, तो मैं बता चुका हूँ सुनवाई के बाद क्या पारित किया जाएगा, निर्णय, और निर्णय के अनुसरण में क्या होगी, अब यहाँ भी एमपी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि क्या डिक्री निर्णय के विपरीत हो सकती है, नहीं, हमेशा निर्णय के क्या होगी, अनुकूल। हम नहीं बता रहे हैं, ये कौन सी धारा बता रही है आपका 35। अब आइए 36 से लेकर एक एक पहले समझिए इसमें डिक्री, डिक्री को कैसे लागू कराया जाएगा, यानी कि डिक्री को कैसे इन्फोर्स कराया जाएगा, डिक्री को कैसे निष्पादित कराया जाएगा, डिक्री को कैसे प्रवर्तित कराया जाएगा, इसके लिए सब्टेंसिव प्रावधान, सारवान प्रावधान धारा 36 से लेकर 74 तक में दिया गया है डिक्री का निष्पादन। यानी कि फिर एक बार देखिए, सेक्शन 36 से लेकर 74 तक में जो आज्ञप्ति या डिक्री या जयपत्र है उसको कैसे लागू कराया जाएगा, इस बारे में सारवान प्रावधान किया गया है। कहाँ से कहाँ तक, 36 से लेकर कहाँ तक, 74। इसके लिए डिक्री कैसे लागू होगी, इसके लिए जो शुद्ध रूप से प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है वह सीपीसी के किस आदेश में है, 21। और मैं बताया भी था, लिखवाया भी था कि सबसे बड़ा आदेश कौन सा है, 21 है, पूछा गया है टोटल कितने नियम है इसमें, 106, भाई रट कर आइए। इसके बाद आइए आपका आदेश 20 का नियम 6 से लेकर 20 देखा जाए। आदेश 20 का नियम 6 से लेकर 20 तक में विभिन्न मामलों में डिक्री पारित किए जाने के बारे में प्रक्रिया का उल्लेख है। जैसे कब्जा की डिक्री हो गई, आपका हिसाब किताब की डिक्री हो गई, हक सुफा की डिक्री हो गई, मीन प्रॉफिट की डिक्री हो गई, इसके बारे में विभिन्न डिक्रियों के बारे में, और डिक्री में क्या लिखा जाएगा, डिक्री कितने दिन में पारित होगी, इस बारे में विशेष प्रावधान है। और सीपीसी के आदेश कहाँ से, आदेश 20 के नियम कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेकर कहाँ तक, 20 तक। अब अगला देखिए आपका, इसको एक साथ पढ़ा जाता है। पहले ये दो धाराएं और धारा 11 का स्पष्टीकरण 5 बता दिया जाए। धारा 96 डिक्री की फर्स्ट अपील के बारे में बताती है, यानी कि डिक्री की प्रथम अपील हो सकेगी। ये कौन सी धारा बताती है, 96। और डिक्री की सेकेंड अपील या अपीलीय डिक्री की अपील या डिक्री की दूसरी अपील भी हो सकती है, वह केवल उच्च न्यायालय में होगी। ये धारा कौन बताएगी, 100। फिर एक बार तैयार करिए तो डिक्री की हम अपील आगे कर सकते हैं, तो फर्स्ट अपील का प्रावधान कहाँ है, 96 में, और सेकंड अपील का प्रावधान की धारा में, 100 में। अब आइए धारा 11 का स्पष्टीकरण 5 समझना है। यदि न्यायालय में 4 मुद्दों पर विवाद था, न्यायालय ने 3 मुद्दों पर निर्णय पारित करके डिक्री पारित कर दिया और एक मुद्दा को, एक डिस्प्यूट को, एक विवाद पर न्यायालय मौन रह गया। तो मैं कॉन्सेप्ट बताया था
कि अगर किसी विवाद पर न्यायालय मौन रह जाए तो ये माना जाएगा कि न्यायालय ने उस विवाद पर भी फैसला दे दिया और वादी का दावा उस विवाद पर स्वीकार किया कि इनकार किया, इनकार, डिनाई माना जाएगा। तो धारा 11 का स्पष्टीकरण 5 ये कहता है कि जिस बिंदु पर न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया उस बिंदु के आधार पर आप नया मुकदमा दायर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि न्यायालय ने उस विवाद पर भी फैसला क्या किया, दे दिया, अगर डिक्री में नहीं है, डिक्री में। इसके बाद आपका जो हमने डीम्ड डिक्री बताई वो आपका यहाँ से दो प्रावधान दिए गए, यानी कि जो हमने डीम्ड डिक्री बताई थी कि डिक्री के आवश्यक तत्व नहीं है फिर भी कानून उसे डिक्री जैसा मानता है, तो जो धारा 144 आप पढ़ेंगे और आदेश 7 का नियम 11 पढ़ेंगे, ये एक्चुअल डिक्री नहीं है, ये दोनों कौन सी डिक्री है, डीम्ड डिक्री। तो देखिए भाई आपका धारा 144 के तहत किसी प्रश्न का जो निर्धारण किया जाता है वह डिक्री समझा जाएगा, समझा जाएगा मतलब ये हुआ डीम्ड। तो सेक्शन 144 में दिया क्या गया है, प्रत्यास्थापन दिया गया है। तो पहले एक लाइन प्रत्यास्थापन समझिए, प्रत्यास्थापन, और तब एक पॉइंट बचेगा, तब बैरक शुरू किया जाएगा। देखिए प्रत्यास्थापन का सिद्धांत आपका कहाँ दिया गया है, 144 में। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ए बी में मुकदमा चला, निचले न्यायालय में चला, लोअर कोर्ट में। ए ने 5,000 की मांग की थी और ए 5,000 जीत गया। निचले न्यायालय ने बी से ए को 5,000 रुपया दिलवा भी दिया गया, फिर भी आपका उच्चतर न्यायालय में इस डिक्री के विरुद्ध अपील करता है और अपील में ये मांग करता है कि हजूर जो निचले न्यायालय ने डिक्री पारित की है वह डिक्री उल्टी जाए, सेट एसाइड किया जाए और मुझसे जो 5,000 रुपया बी को दिलवाया गया वह पैसा वापस कराया जाए। तो अगर अपील न्यायालय भाई ये बी की बात ये मान लेता है और निचले न्यायालय की डिक्री को क्या कर देता है, रद्द, तो बी ने जो ए को 5,000 रुपया निचले न्यायालय की डिक्री के पालन में दिया था, अब ए से उसे किसको वापस कराया जाएगा, बी को। इसी को कहते हैं प्रत्यास्थापन का सिद्धांत, यानी कि बी ने ए को पैसा दिया था तो पुनः आपका ए से पैसा किसको दिलवाया जाए, बी को। इस प्रश्न का जो अवधारण किया जाता है ये भी डिक्री माना जाएगा, भले इसमें डिक्री के आवश्यक तत्व नहीं मिलते। ये डीम्ड डिक्री है, याद रखिए कौन सी डिक्री, प्रत्यास्थापन। और एक लास्ट में आपका बचा है आदेश 7 का नियम 11। जहां तक आदेश 7 का नियम 11 की बात है, लगातार प्री और मेंस में पूछा जाता है। वाद पिछली बार भी पीजे में आया था कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यानी कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना कहाँ दिया गया है, तो आदेश 7 के नियम 11 में। और वाद पत्र का न मंजूर किया जाना डिक्री माना जाएगा, भले डिक्री के आवश्यक तत्व न मिलते हैं। यानी कि इस प्रकार जहां जहां से आपका कोरिलेट हो रही है डिक्री, वहां वहां से बताया गया। अब
डिक्री की परिभाषा आपका बेयर एक्ट से जानना है। और देखिए आपका नए लोग भी थोड़ा जाने कि कैसे एसेंशियल एलिमेंट निकाला जाता है। तो जब भी आप किसी सेक्शन का या परिभाषा का आवश्यक तत्व निकालेंगे तो फिर एक बार याद रखिए, आवश्यक तत्व अपने मन से नहीं निकाला जाता। जो बातें बेयर एक्ट में लिखी गई हैं उन्हीं बातों को अलग अलग कर दिया जाता है। देखिए मैं अलग कर रहा हूँ, एक शब्द पर ध्यान दीजिए। डिक्री से ऐसे न्याय निर्णयन की, यानी कि आपका डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय, यानी कि पहला पॉइंट ये आया कि डिक्री के लिए यह आवश्यक है कि क्या होना चाहिए, न्याय निर्णय, एडजुडिकेशन, यानी कि न्याय निर्णयन होना चाहिए। ये पहला आवश्यक तत्व आपका निकल गया, यानी कि पहला शब्द ये निकला। फिर बेरक से देखिए, उसी को तोड़िए। डिक्री से ऐसे न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, फॉर्मल एक्सप्रेशन अभिप्रेत है। तो दूसरा ये हो गया, पहला तो न्याय निर्णयन हो गया और दूसरा क्या हो गया, प्रारूपिक या आवश्यक अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति प्रारूपिक अभिव्यक्ति जब भी पढ़ेंगे तो इसके लिए हमने एक प्रारूप बताया था, वहाँ ऐड करिएगा। तो बताइए कौन सा प्रारूप सीपीसी का बताया गया डिक्री के लिए, डी, यानी कि प्रारूप संख्या कौन सा, डी। अगला शब्द देखिए, अभिप्रेत है जो, जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले मतलब देने वाले, एक्सप्रेस करने वाले न्यायालय से संबंधित है, यानी कि जो न्यायालय उस डिक्री को क्या किया है, दिया है, इसका मतलब ये हुआ। वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का। तो अगला पॉइंट आया वाद में के, यानी कि डिक्री के लिए यह आवश्यक है कि सूट होना चाहिए, वाद होना चाहिए, यानी कि वह मामला वाद दायर करके प्रारंभ होना चाहिए। तीसरा आवश्यक तत्व हो गया। चौथा देखिए, चौथा ये कह रहा है कि वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त, यानी कि जो डिस्प्यूटेड मामले हैं या कंट्रोवर्सी वाले मामले हैं, वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का, यानी कि डिक्री द्वारा जो पक्षकारों के बीच विवाद हैं उस विवाद में के या तो सभी विवादों को या कुछ विवादों के बारे में पक्षकारों के, यानी कि जो वाद के पक्षकार हैं उनके किसको, अधिकारों का, किसके, अधिकारों का। अगला देखिए आपका अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है, यानी कि अंतिम आवश्यक हो गया कि डिक्री के लिए आपका आवश्यक है कि उन अधिकारों का आपका किस रूप में अवधारण किया जाए, कंक्लूसिव, यानी कि अवधारण किस रूप में किया जाए, निश्चायक या अकाट्य रूप में। देखिए एक आपका छूट गया था, इसको बता देंगे भाई। यानी कि कुल मिलाकर अब देखिए आगे, यानी कि डिक्री के हमने बेयर एक्ट तोड़ा और बेयर एक्ट तोड़कर कितने एसेंशियल एलिमेंट निकाल दिए, 5। अब आगे देखिए, पूरा वाक्य हो जाए तब इसको एक एक करके समझा जाए भाई। और वह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी, यानी कि डिक्री या तो प्रारंभिक, ये बाद में अभी पढ़ा जाएगा, डिक्री या तो प्रारंभिक हो सकेगी या अंतिम, ये बाद में अभी पढ़ा जाएगा।
यह समझा जाएगा कि अभी हमने बताया, फिर आप लोग बताइए। अगर हम कहें कि यह समझा जाएगा कि मतलब माना जाएगा। माना जाएगा मतलब कल्पना कर ली जाएगी। कल्पना का मतलब ही हुआ डिम्ड, और डिम्ड का मतलब हुआ मानद। तो जैसे ही आए शब्द कि यह समझा जाएगा, यह माना जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविकता से वो चीज परे है, यानी कि वास्तव में वो चीज सही नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कानून उसे क्या मान लेता है, सही। अब देखिए, यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूरन, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो अभी हमने बताया कि वाद पत्र का नामंजूरन किस आर्डर के किस रूल में दिया गया है, तो आदेश 7 के किस नियम में, 11। हाँ, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है, तो अभी हमने 144 भी एक लाइन में बताया कि धारा 144 में किसका प्रावधान है, प्रत्यास्थापन का। तो क्या प्रत्यास्थापन के बारे में किसी क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन करना, अवधारण करना, डिक्री समझा जाएगा कि नहीं, समझा जाएगा। यानी कि दो डीम्ड डिक्री मिली, एक वाद पत्र का नामंजूरन और दूसरा धारा 144 के तहत किसी आपका प्रश्न का क्या अवधारण। थोड़ा कठिन है, सबसे कठिन परिभाषा चल रही है भाई, मैं बता दूं। ये जो ये एक एक एसेंशियल एलिमेंट है, यानी कि अभी आपको केवल और केवल डिक्री की परिभाषा देखनी है। जो अंतिम होगी, प्रारंभिक होगी, आपका डिम्ड होगी, या कौन डिक्री मानी जाएगी, अभी ये हटा दीजिए दिमाग से। अभी आपको केवल क्या देखना है, एसेंशियल एलिमेंट। अब एक एक देखिए, यानी कि किसी निर्णय से निकला निष्कर्ष धारा 2 की उपधारा 2 के तहत डिक्री तब कहा जाएगा जब आपका इसके लिए न्याय निर्णयन हो। अब न्याय निर्णयन का मतलब क्या हुआ, न्याय निर्णयन जो शब्द है ये सीपीसी में कहीं परिभाषित नहीं है। न्याय निर्णयन का मतलब ये हुआ कि न्यायिक विनिश्चय होना चाहिए। न्यायिक विनिश्चय का मतलब ये हुआ कि जो निर्णय दिया गया है वह किसी कोर्ट द्वारा अर्थात न्यायालय द्वारा दिया गया हो। फिर एक बार दिमाग में बैठाते रहिए, न्यायिक निर्णयन का मतलब ही यही हुआ कि जो फैसला दिया गया है यह अनिवार्य है कि वह फैसला किसी न्यायालय द्वारा दिया गया हो। अगर न्यायालय से भिन्न किसी प्राधिकारी ने कोई निर्णय दिया है तो हम उसे डिक्री नहीं कहेंगे। अब आइए न्यायालय से कुछ भिन्न प्राधिकारी उठाइए। अब आइए एक एक करके भाई देखिए, अब इसी में आपका, इसी में फिर एक, अगर किसी ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है, न्यायाधिकरण, अब एक एक करके चलता रहा जाए। अगर फैसला मध्यस्थ ने दिया है, अगर फैसला आपका सुलहकर्ता ने दिया है, सुलहकर्ता ने दिया है, या फैसला किसी अधिकरण ने दिया है, तो ये हेलो, हेलो, देखिए अगर ये जो निर्णय आया है,
अगर ये निर्णय न्यायालय से भिन्न किसी प्राधिकारी ने दिया है या निर्णय प्रशासनिक है तो इस निर्णय से निकले निष्कर्ष को हम डिक्री नहीं कहेंगे। पहला पॉइंट। तो अब आपका दो चार क्वेश्चन भी उठाना है कि जब कोई ट्रिब्यूनल या जब कोई न्यायाधिकरण अपना फैसला सुनाता है तो आखिर उस फैसले को तो हम डिक्री कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वह कोर्ट या न्यायालय की कटघरी में नहीं आता। और डिक्री के लिए क्या आवश्यक है कि वह निर्णय किसके द्वारा दिया गया हो? न्यायालय द्वारा। तो यही आपका दो चार क्वेश्चन बिहार जे के लिए बना दिया जाए और ये आपको कंसेप्ट भी क्लियर कराएगा। अगर किसी न्यायाधिकरण ने कोई फैसला दिया है तो उस फैसले से निकले निष्कर्ष को किसी भी हाल में हम डिक्री नहीं कहेंगे। तो आखिर कहेंगे क्या? या तो एवार्ड कहा जाता है। एवार्ड मतलब पंचाट, यानी कि अधिनिर्णय बिहार में पूछा गया था, या आदेश कहेंगे। फिर याद रखें, या तो आदेश वो देगा या एवार्ड देगा, लेकिन डिक्री नहीं। क्यों डिक्री नहीं? क्योंकि वह न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं सुनाया गया है। दूसरा, ये मध्यस्थ जो आर्बिट्रेटर यानी कि जो आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत जो मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर फैसला सुनाते हैं, क्या अब बताइए, क्या मध्यस्थ न्यायालय माने जाते हैं कि नहीं? नहीं माने जाते। तो जब मध्यस्थ न्यायालय माने ही नहीं जाते और डिक्री की पहली शर्त है कि वह निर्णय न्यायालय द्वारा होना चाहिए, तो इसे भी हम डिक्री नहीं कहेंगे। तो बिहार ने पूछा भी था कि मध्यस्थ द्वारा दिए गए फैसले को क्या कहते हैं? तो दिमाग स्थिर करके समझिए, एवार्ड या पंचाट। कहते क्या है? पंचाट कहा जाता है। यानी कि मध्यस्थ या तो आदेश देगा या पंचाट देगा, लेकिन डिक्री पारित नहीं करेगा। अब आइए सुलहकर्ता पर देखा जाए। जो सुलहकर्ता होते हैं वह भी न्यायालय की कटघरी में नहीं आते। तो बिहार का ही क्वेश्चन है कि सुलहकर्ता द्वारा दिए गए निर्णय को क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं कि डिक्री कहते हैं कि आपका पंचाट कहते हैं कि समझौता करार कहते हैं? तो सुलहकर्ता द्वारा दिए गए निर्णय को हम समझौता करार कहते हैं। ये भी डिक्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका फिर बता दिया जाए, ये न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है। तो सुलहकर्ता जो फैसला देता है, बिहार बनाया भी था, इसे क्या कहते हैं? सेटलमेंट एग्रीमेंट या समझौता करार। और जो अधिकरण देते हैं उसे पंचाट या आदेश। अब आइए, यानी कि जो आपका फैसला प्रशासनिक होते हैं उसे भी हम डिक्री नहीं कहते। जैसे डीएम ने कोई फैसला दिया, कमिश्नर ने दिया, एसडीएम ने दिया, तहसीलदार ने दिया, कानूनगो ने दिया, तो ये डिक्री नहीं है। हाँ, या तो इसे हम आदेश कहते हैं, लेकिन डिक्री नहीं। यानी कि डीएम, एडीएम, एसडीएम ये जो भी निर्णय देंगे उस निर्णय से निकले निष्कर्ष को हम एक लाइन में आदेश कहेंगे, लेकिन डिक्री नहीं। यानी कि डिक्री की पहली आवश्यक बात ये हुई, फिर एक बार समझिए, कि डिक्री के लिए यह आवश्यक है कि वह निर्णय किसके द्वारा दिया गया हो? न्यायालय द्वारा। इसी को हम कहते हैं न्याय निर्णय। अब दूसरा आवश्यक देखिए, न्याय निर्णयन की फॉर्मल एक्सप्रेशन यानी कि औपचारिक अभिव्यक्ति। अब समस्या ये आई कि फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या? इधर बैठे आगे,
है तो जगह आराम से, दो दो तीन तीन लोग ही बैठिए, एकदम आगे बैठिए। देखिए आप फॉर्मल एक्सप्रेशन थोड़ा देखिए, अच्छे से इसको समझिए, मैं फिर बता रहा हूँ। सबसे कठिन परिभाषा सीपीसी की चल रही है, इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो आसान रहेगी। और शुरुआती दौर में ही धारा 2 की उपधारा 2 से ही पाला पड़ गया है। बाद में रहता तो कुछ आप सीपीसी जानते भी रहते, ये समस्या है। लेकिन फिर भी न समझ में आए तो पूछे, भले 2 दिन लगे, इसको आराम से पढ़ाना है डिग्री को, उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी। फिर एक बार देखिए दूसरा आवश्यक तत्व क्या कहता है डिग्री का, कि न्याय निर्णयन की फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि औपचारिक अभिव्यक्ति। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री के लिए जो औपचारिकताएं या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, उस फॉर्मेलिटी को फुलफिल किया गया हो, यानी कि पूर्ण किया गया हो। तो आपका डिग्री के लिए क्या फॉर्मेलिटी है, क्या औपचारिकता है, और किस प्रारूप में डिग्री दी जाएगी, इसका उल्लेख आपका कर सकते हैं कि सीपीसी के प्रारूप नंबर डी में दिया गया है। तो डिग्री की औपचारिकता देखिए, डिग्री की औपचारिकता ये है कि वादी का नाम हो, प्रतिवादी का नाम हो, किसको क्या रिलीफ दिया गया, और डिग्री उस प्रोफार्मा में होनी चाहिए जो प्रोफार्मा सीपीसी के प्रारूप संख्या किस में दिया गया है, डी में। यानी कि वास्तव में किसको क्या अनुतोष प्रदान किया गया, यानी कि वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम, अनुतोष किसको क्या प्रदान किया गया, ये बातें डिग्री में स्पष्ट रूप से क्या करनी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया कि बी हमारा 5,000 रुपया उधार लिया है, दिलवाया जाए। ए के पक्ष में डिक्री पारित की गई, तो डिक्री पारित की गई, इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रारूप आपका, यानी कि हम आपका मॉडल बता रहे हैं कि उस मॉडल में ये डिक्री सेट हो, तो आपका मॉडल डी में है, वादी का नाम हो यानी कि ए का, प्रतिवादी या डिफेंडेंट का नाम हो यानी कि बी का, किसको क्या अनुतोष प्रदान किया गया, तो यही तो होगा कि ए माने ए बी से 5,000 रुपया वसूलने का हकदार है, अतः ये डिक्री पारित की जाती है कि बी ए को कितना दे, 5,000 रुपया। ये प्रोफार्मा है और इसको किस में लिखा जाता है, डिक्री में। अब ए बी से 5,000 रुपया पाने का क्यों हकदार है, या किस आधार पर हकदार हैं, किस कारण से हकदार हैं, ये डिक्री नहीं बताएगी, ये निर्णय बताएगा, जजमेंट बताएगा। क्योंकि निर्णय की परिभाषा ही है कि डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। फिर एक बार दोनों समझिए, यानी कि बी से ए 5,000 रुपया पाने का हकदार है, ये डिक्री हो गई। अब क्यों हकदार हैं, किस आधार पर हैं, वे आधार डिक्री में नहीं लिखे जाएंगे, तो कहाँ लिखे जाएंगे, निर्णय में। यानी कि निर्णय बड़ा होगा और डिक्री 1 पेज या 2 पेज में क्या होगी, कि में इसको क्या दिया गया, वही प्रावधान डिक्री में है। देखिए आपका वास्तव में किसको क्या दिया गया, ये दूसरा आवश्यक तत्व रहा। तीसरा आवश्यक तत्व बैरेट से चला जाए, देखिए तीसरा आवश्यक तत्व ये है कि आपका वाद में के
यानी कि तीसरा आवश्यक तत्व क्या है, ये लिखा गया है कि आपका वाद में के, तो वाद यानी कि डिक्री के लिए यह आवश्यक है कि न्यायालय में जो कार्यवाही शुरू की गई है वह सूट फाइल करके हो, वाद वाद के माध्यम से की गई हो। तो कोई भी कार्यवाही पहले तो ये याद रखिए कि कैसे शुरू की जाती है। तो एक तो आपका सूट फाइल करके यानी कि वाद दायर करके शुरू कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन देकर यानी कि क्या देकर, आवेदन देकर शुरू कर सकते हैं। और तीसरा पिटीशन दायर करके यानी कि याचिका। फिर एक बार टेक्निकल क्वेश्चन समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि वाद डिक्री का अविभाज्य अंग है। जो निर्णय न्यायालय ने पारित किया है वह निर्णय वाद में पारित किया गया हो, अर्थात जो मुकदमा दायर किया गया हो, अगर एप्लीकेशन पर किया जाता है यानी कि न्यायालय में प्रार्थना पत्र या आवेदन दिया गया था और उस पर मुकदमा प्रारंभ हुआ, या न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, पिटीशन दायर किया गया था, उस पर मुकदमा प्रारंभ हुआ, तो उस मुकदमे में दिए गए फैसले को हम डिक्री नहीं कहेंगे। क्योंकि डिक्री के लिए ये आवश्यक है कि जो भी न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ की गई है वह कैसे की गई हो, याचिका पर कि आवेदन पर कि सूट फाइल करके क्या दायर किया गया हो, वाद। फिर एक बार समझिए, यानी कि वाद दायर किया गया हो। अगर फिर एक बार आवेदन पर यानी कि एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र न्यायालय में देकर कार्यवाही प्रारंभ हुई या याचिका दायर करके प्रारंभ हुई, तो फिर याद रखिए इसमें जो फैसले आएंगे उसे कभी भी माने उसे डिक्री नहीं कहा जाएगा। क्योंकि डिक्री के लिए यह आवश्यक है कि वह जो मुकदमा शुरू हुआ हो उसमें क्या दायर किया गया हो, वाद। अब वाद शब्द पर आइए। जो वाद है या सूट है आपका सीपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं है। फिर एक बार देखिए, जो वाद शब्द है या सूट शब्द है वह सीपीसी में किसी भी सेक्शन में या आर्डर में परिभाषित नहीं है। लेकिन आपका वाद दायर किया जाता है तो इसके लिए एक सेक्शन 26 देखेंगे और रीड विथ यानी कि R/W आदेश आपका 26 नहीं, हाँ आदेश 4 यानी कि आदेश आपका 4। फिर एक बार देखिए, अब वाद शुरू किया जाए। जहां तक वाद शब्द की बात है, वाद को या सूट को सीपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन धारा 26 ये बता देती है कि प्रत्येक वाद वाद पत्र के दायर करने से प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि जो सूट होता है वह प्लेंट के माध्यम से प्रारंभ किया जाएगा और जो वाद पत्र होगा वह कम से कम 2 प्रतियों में होगा। कितने प्रतियों में? और वाद पत्र में जो बातें रहेंगी वो शपथ पत्र द्वारा साबित की जाएंगी। अब वाद पत्र दायर करने की प्रक्रिया या वादों का संस्थित किया जाना, दायर किया जाने के बारे में जो प्रक्रिया है वह सीपीसी के इस आदेश में दी गई है 4। यानी कि सीपीसी बहुत ज़्यादा वाद के बारे में नहीं बताती, परिभाषा के बारे में। बस धारा 26 बताती है कि जो भी वाद दायर होगा प्लेंट या वाद पत्र के माध्यम से होगा और वाद पत्र दायर करने की प्रक्रिया इस आदेश में दी गई है
आदेश जारी। अतः चूंकि कहीं परिभाषित नहीं है तो प्रीवी काउंसिल ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया और वह केस याद करना पड़ेगा। देखिए केस पूछा जा सकता है प्री में भी, आपका लिखवा जाएगा। हंसराज गुप्ता, हंसराज गुप्ता बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर, हंसराज गुप्ता बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड। फिर बड़ा थोड़ा है, फिर एक बार देखिए, हम लिखवा देंगे इसको। हंसराज गुप्ता वर्सेज ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड। 1935 का केस है, प्रीवी काउंसिल का केस है और प्रीवी काउंसिल ने इस केस में आपका वाद शब्द को परिभाषित किया, लेकिन परिभाषित क्या किया, प्रयत्न किया, क्योंकि वाद को परिभाषित नहीं किया, थोड़ा बहुत बताया। देखिए क्या बताया। हंसराज गुप्ता वर्सेज ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड, ट्रामवे कंपनी लिमिटेड 1935। और आपका है ये प्रीवी काउंसिल का। प्रीवी काउंसिल ने इस वाद में वाद शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया। देखिए क्या कहा, वाद से तात्पर्य एक ऐसी सिविल कार्यवाही से है जो वाद पत्र दायर करके प्रारंभ की जाती है। तो हम भी तो वही बता रहे हैं, क्या बताया गया कि भाई वाद का मतलब क्या हुआ, तो एक ऐसी सिविल कार्यवाही जो वाद पत्र के दायर करके प्रारंभ की जा रही हो, उसी को हम क्या कहेंगे, वाद। ये परिभाषा पूर्ण नहीं है, वाद को अलग से बताया जाएगा, डिटेल में बताना भी है। यानी कि आपका वाद शब्द कुल मिलाकर ये जानिए कि ये जरूरी है डिक्री के लिए कि वह जो निर्णय आया हो, किसी सूट में आया हो, आवेदन पर या याचिका पर नहीं। अब आप ये कहेंगे, अब आइए, लेकिन अब याचिका पहले देखिए। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट याचिका पर जो निर्णय देता है, क्या उसे डिक्री हम कहेंगे कि आदेश कहेंगे, बताइए तो। डिक्री नहीं, क्यों, क्योंकि वह कार्यवाही किस पर शुरू नहीं हुई है, वाद पर। और ये डिक्री के लिए आवश्यक है कि आपका उस मामले में क्या दायर किया गया हो, वाद। तो याचिका पर डिक्री ना पारित करा दीजिएगा, आदेश दिलवाइएगा। अब एप्लीकेशन देखिए। तमाम विधिक कार्यवाहियां सिविल मामलों में एप्लीकेशन पर प्रारंभ की जाती है। अगर कोई कार्यवाही आपका एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र या आवेदन न्यायालय में दायर करके प्रारंभ की गई है, तो उस मामले में जो निर्णय आएगा और उस निर्णय से जो निष्कर्ष निकलेगा, सामान्यतः उसे डिक्री न कह के आदेश कहा जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन लग गया तो समस्या गंभीर है। वहीं डीम्ड वाला आइए, हमने फिर मैं बता रहा हूँ, डीम्ड का मतलब ये हुआ कि डिक्री के आवश्यक तत्वों के अभाव में भी उस निर्णय से निकले निष्कर्ष को जबरदस्ती क्या मान लेना, डिक्री। और एक सटीक उदाहरण मैं बता रहा हूँ जहाँ की आपका वाद नहीं रहेगा, फिर भी उसे क्या माना जाएगा, डिक्री। देखिए सटीक उदाहरण,
देखिए, जो विवाह विच्छेद, जब विवाह विच्छेद के लिए आप मुकदमा करते हैं आपका, तो ऐसी दशा में आप सूट फाइल नहीं करते, वाद दायर नहीं करते, बल्कि न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, और एप्लीकेशन में एक एक पॉइंट को आप लिखते हैं। यानी कि विवाह विच्छेद में वाद दायर नहीं किया जाता, बल्कि विवाह विच्छेद की मांग है आप क्या करते हैं, एक प्रार्थना पत्र दे देते हैं कोर्ट को। उस प्रार्थना पत्र पर जो निर्णय आया और निर्णय के बाद जो निष्कर्ष निकला, चूंकि प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही शुरू हुई है, वाद पर नहीं हुई है, अतः उस निर्णय से निकले निष्कर्ष को सामान्यतः डिक्री नहीं माना जाएगा। लेकिन वही है जो डीम्ड डिक्री है, यानी कि जबरदस्ती कानून, आपका विवाह विच्छेद में जो निर्णय आता है उसे क्या मानता है, डिक्री। आप देख सकते हैं हिंदू ला मुस्लिम ला में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विवाह विच्छेद की कार्यवाही प्रार्थना पत्र पर प्रारंभ होती है, लेकिन उसमें दिए गए निर्णय से निकले निष्कर्ष को डिक्री माना जाता है। तो ये डिक्री डिक्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो डिक्री है ये एक्चुअल या वास्तविक डिक्री न मानकर कौन सी डिक्री मानी जाएगी, आपका कौन सी डिक्री, डीम्ड। क्यों डीम्ड? क्योंकि जो आवश्यक तत्व है कि डिक्री के लिए क्या होना चाहिए, वाद, और उसकी कमी है, फिर भी जबरदस्ती कानून क्या मान लेता है, डिक्री। एक अच्छा उदाहरण हमने बताया जहाँ की एप्लीकेशन पर मुकदमा दायर हुआ है, लेकिन कानून उस निर्णय को क्या मानता है, डिक्री। तो इसे मैं बार बार बता रहा हूँ कौन सी डिक्री कहा जाएगा, एक्चुअल की डीम्ड। डीम्ड डिक्री है, ये न कहेगा कि नहीं है। तो हम प्रकार बता रहे हैं, ये न कहिएगा कि डिक्री से बाहर है, डिक्री है। डिक्री तरह ही सब कुछ होगा, लेकिन माना क्या जाएगा, डीम्ड। अगला नियम, अगला आवश्यक देखिए, वाद हो गया। अब वाद में के विवादग्रस्त, यहाँ भी समझिए, वाद में के विवादग्रस्त, विवादग्रस्त माने जिस बिंदु पर वादी प्रतिवादी में क्या है, विवाद है, कंट्रोवर्सी है, विवादग्रस्त सभी या किन्हीं, यहाँ आइए, सभी या किन्हीं, इसको भी बताना है। इसी में आपका जोड़ना है धारा 11 का स्पष्टीकरण, कौन, 5, सभी या किन्हीं आपका पक्षकारों के अधिकारों का, पक्षकारों के किसके, अधिकारों का। अब यहाँ देखिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय में वादी और प्रतिवादी के बीच जिन मुद्दों पर विवाद था, या तो जो निर्णय आया है सभी विवादों पर आ गया या कुछ विवादों पर आ गया। यानी कि डिक्री द्वारा या तो फैसला सभी विवादों पर दिया जा सकता है या कुछ विवादों पर भी दिया जा सकता है। तो एक उदाहरण बनाया जाए, ए और बी में कंट्रोवर्सी थी, डिस्प्यूट था, तो पहला मान लीजिए डिस्प्यूट पहला हो गया और दूसरा हो गया ये तीसरा। तो न्यायालय ने तीनों पर फैसला सुना दिया, तो सभी विवादग्रस्त विषयों का क्या कर दिया, निपटार। न्यायालय ने तीसरे पर फैसला नहीं, अब किन्हीं आइए, किन्हीं का मतलब कि कुछ, न्यायालय ने सभी पर फैसला नहीं सुनाया, केवल किस पर, किस विवाद पर फैसला सुनाया, पहले और दूसरे, और किस पर मौन रह गया, तीसरे पर। तो आप लोग ये बताइए कि अब दो पर तो फैसला आ गया,
जब तीसरे पर फैसला नहीं आया और न्यायालय उस बारे में मौन रह गया है, तो अब माना क्या जाएगा? क्या तीसरे विवाद के लिए पुनः नया वाद दायर किया जाएगा कि रेह जुडिकेटा लागू होगा? तो रेह जुडिकेटा लागू होगा। तीसरे विवाद के लिए नया मुकदमा दायर करने पर क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। तो कौन सी धारा का कौन सा स्पष्टीकरण ये बता देता है कि अगर कई विवाद थे और कुछ विवादों पर न्यायालय ने निर्णय ही नहीं सुनाया, तो ये मान लिया जाएगा कि वह भी उस पर भी निर्णय हो गया और वादी का दावा खारिज हो गया तीसरे विवाद पर। तो किस आपका धारा का कौन सा स्पष्टीकरण है? तो धारा 11 का कौन सा? तो बताइए तीसरे विवाद पर क्या माना जाएगा कि ये जो तीसरा विवाद है निपट गया कि बचा हुआ है? निपट गया। और न्यायालय ने स्वीकार किया है कि डिनाई किया है? डिनाई। यानी कि वादी के हक को स्वीकार किया है कि डिनाई? तो क्या उस तीसरे जो तीसरा बिंदु है विवाद का, क्या अब पुनः नया मुकदमा वादी कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि इस पर भी फैसला आ गया। अगला देखिए भाई, अभी आपका बचा है जो विवाद था, अब तो आ गया ना कि या तो सभी विवादों पर या किन्हीं, किन्हीं के लिए कौन सा? अब अधिकारों आइए। यानी कि विवादग्रस्त जो विषय थे उसमें पक्षकारों के अधिकार जो थे उस पर निर्णय आया है। तो अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक सब्सटेंसिव और एक प्रोसीजरल। कानून भी दो प्रकार के आपको हमने बताया था, एक सारवान कानून सब्सटेंसिव और दूसरा आपका एडजेक्टिव या प्रक्रियात्मक या प्रोसीजरल। फिर एक बार देखिए इसको अच्छे से भाई, और अच्छे से देखना है। अधिकार पर ही इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिए। जो ये राइट हैं, जो ये अधिकार हैं, इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक सब्सटेंसिव राइट यानी कि सारवान अधिकार, और दूसरा है प्रोसीजरल या एडजेक्टिव या प्रक्रियात्मक अधिकार। तो फिर एक बार याद रखिए, आपका डिक्री सदैव और सदैव पक्षकार डिक्री द्वारा आपका पक्षकारों के सारवान अधिकारों का निर्धारण किया जाता है, प्रक्रियात्मक नहीं। यानी कि अगर पक्षकारों के जो अधिकारों का निर्धारण है वह सारवान है या सब्सटेंसिव है, तो उसे डिक्री कहेंगे। और अगर मामला केवल प्रोसीजर से संबंधित है, केवल प्रक्रिया से संबंधित है, तो उसे हम डिक्री न कहेंगे। तो फिर याद रखिए, निर्णय दिया गया और डिक्री आपका निर्णय से निष्कर्ष निकला, वह निष्कर्ष डिक्री की परिभाषा में सेट नहीं होता, तो उसे सदैव कहा क्या जाएगा? आदेश। तो फिर एक बार याद रखिए, अगर प्रक्रियात्मक विषयों पर न्यायालय ने निर्णय दिया है तो वह निर्णय कभी भी डिक्री न कह दीजिएगा, वह क्या कहलाएगा? अर्थात पक्षकारों के कौन से अधिकार पर डिसीजन होना चाहिए? सब्सटेंसिव। इंटरव्यू के लिए अब कौन अधिकार सब्सटेंसिव है और कौन अधिकार प्रोसीजरल है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये बार बार अपने केसों के माध्यम से बताता रहता है। हम भी 4-5 लिस्ट बता रहे हैं। जैसे कि आपका हैसियत हुआ, यानी कि स्टेटस हुआ। तो अगर कोई विवाद हैसियत को लेकर है, स्टेटस को लेकर है,
परास्थिति को लेकर है तो वह विवाद आपका सारवान माना जाएगा और हैसियत के मामले में दिए गए निर्णय को डिक्री माना जाए। दूसरा परिसीमा को लेकर है, यानी कि अगर विवाद परिसीमा काल को लेकर है, लिमिटेशन पीरियड को लेकर है कि क्या सूट फाइल करने का समय बचा है कि बीत गया है, कितना समय होना चाहिए, तो ये विवाद प्रोसीजरल नहीं है बल्कि कैसा माना गया है, सारवान। आपका हिसाब किताब का विवाद है, यानी कि अकाउंट का विवाद है, आपका ये विवाद फर्म के विघटन का विवाद है, आपका हिसाब किताब का विवाद है, या आपका विवाद न्यायालय की अधिकारिता का है, तो ये सब विवाद प्रक्रियात्मक न मानकर क्या माना गया है, सार। अप्रक्रियात्मक विवाद, हाँ, कब्जे का विवाद भी सारवान है। प्रक्रियात्मक विवाद जैसे इंट्रालोकोटरी आर्डर हो गया, अंतराभिवाची वाद हो गया, सबसे आपका समन देखा जाए। जो ये समन जारी होता है ये पक्षकार के किस अधिकार से कोरिलेट, माने किस अधिकार पर प्रभाव डालता है, तो समन शुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक है, आपका सारवान नहीं। लास्ट में देखिए, समय भी हो गया भाई, आपका एक लाइन और बताया जाए। न्यायालय ने ए के खिलाफ समन जारी किया। ये न्यायालय में आकर कहता है कि हजूर हम पर समन की तामील ही नहीं हुई, आप दोबारा समन जारी करिए। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दोबारा समन जारी ए के नाम किया जाए। तो आप लोग बताइए, जो ए के नाम ये समन दोबारा जारी होगा, क्या ए के सारवान अधिकार को प्रभावित करता है कि समन केवल प्रोसीजरल है? प्रोसीजरल है। तो आदेशित किया, न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि दोबारा समन भेजा जाए, तो ये निर्णय डिक्री कहलाएगा कि आदेश? आदेश क्यों? क्योंकि ये किससे संबंधित है, किस अधिकार से? सारवान की प्रक्रियात्मक। लिस्ट एक लिखवानी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। अब अंतिम आपका वो भी समाप्त किया जाए भाई, निश्चायक है, 5 मिनट और रुकिए तब रेस्ट जाए, ताकि आवश्यक तत्व तो समाप्त हो भाई, फिर पहुंच जाएगा, फिर आपका शुरुआती दौर से बताना पड़ेगा कल। इसके लिए अच्छा है कि 5 मिनट और। अंतिम जो है आपका अंतिम डिक्री का आवश्यक तत्व हम चल रहे हैं कि पक्षकारों के अधिकारों का आपका निर्धारण किया गया अवधारण और किस रूप में? निश्चायक, यानी कि कन्क्लूजिव इसे कहा जाता है। कन्क्लूजिव का मतलब हुआ अकाट्य, अकाट्य का मतलब ये हुआ निर्विवाद, निर्विवाद का मतलब ये हुआ कि एक बार जब न्यायालय ने अधिकार, सारवान अधिकार पर निर्णय दे दिया, तो उस अधिकार पर अब दोबारा निर्णय नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार जब न्यायालय फैसला सुना दिया उस विषय पर, तो अब दोबारा उस विषय पर फैसला नहीं सुनाएगा। तब हम कहेंगे कि वह जो निर्णय होगा वह कन्क्लूजिव होगा, निश्चायक होगा। निर्णय कब निश्चायक होगा, इसके लिए मैं पढ़ाया हूँ आपका आदेश 20 का और नियम 3 देखना है। एक बार देखिए, यहीं से आपका कंक्लूसिव एक बार फिर बता दिया जाए भाई, कई लोगों को हो सकता है, नए लोगों को आपका निश्चायक शब्द समझ में ना रहा हो। निश्चायक का मतलब होता है निर्विवाद, अकाट्य, यानी कि आप तर्क वितर्क करके या विपरीत साक्ष्य देकर उसको तोड़ नहीं सकते, खंडन नहीं कर सकते। आपका निश्चायक सबूत या कंक्लूसिव प्रूफ की जहाँ तक बात है,
एविडेंस की धारा 4 में निश्चायक सबूत को परिभाषित किया गया है। और पिछली बार जे में क्वेश्चन आया था कि निश्चायक सबूत एविडेंस की किसकी धारा में दिया गया है, 3 धाराओं में, एक 41, 112 और 113। एक उदाहरण हम बताएं तब लास्ट में इसको बताते हैं। निश्चायक का मतलब है, समझिएगा, अकाट्य, निर्विवाद, निर्विवाद प्रमाण। देखिए, आपका आईपीसी की समझते हैं, आप आईपीसी बताते हैं ताकि नए लोगों को भी आए। आईपीसी की धारा 82 हम बताते हैं। आईपीसी की धारा 82 से भी पिछली बार एपीओ में यूपी में आया है। डोली इनकैपेक्स यानी कि अक्षम गुड़िया, तो कितने से कम साल के बच्चे को अक्षम गुड़िया कहा जाता है? 7। चलिए 82 ये बताती हैं कि अगर कोई शिशु जो अपराध किया है और अपराध करने के दिन उसकी एज 7 वर्ष से कम थी तो उसे अपराध कानूनन नहीं माना जाए। यानी कि अपराध होते हुए भी अपराध की कैटेगरी से क्या होगा, ये कंक्लूसिव प्रूफ है। अब आइए, एक बात साबित हो गई कि जिस दिन बच्चा अपराध किया था वह 6 साल का था, तो ये न्यायालय अब ये अनुमान लगा लेगा कि ये निश्चायक सबूत हैं, अकाट्य तर्क हैं, निर्विवाद प्रमाण हैं कि बच्चा अपराध करने में क्या था, अच्छा। इसी यानी कि इसका मतलब अकाट्य तर्क, अब यानी कि आप किसी तर्क से काट नहीं सकते। तो अब सिविल मामलों में थोड़ा बैक होइए भाई। जो अधिकारों पर जो निर्णय आया था तो निश्चायक रूप से, अकाट्य रूप से अधिकारों का अवधारण किया गया हो निर्णय में, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बार न्यायालय उस विवाद को निपटा दिया है तो अब ऐसा निपटाया है कि उस पर दोबारा सुनवाई की आवश्यकता नहीं। तो आपका देखिए, इसके लिए आपका आदेश 20 का कौन सा नियम हमें कवर करना पड़ेगा? 3 बताया भी था मैं। देखिए, हाँ, आपका जब न्यायालय निर्णय सुना देता है तो खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया, निर्णय सुनाने के बाद उस पर तारीख डाली गई न्यायाधीश द्वारा, फिर क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया। और जब एक बार तारीख फैसले पर डाल दी गई, साइन कर दिया गया, तो सामान्यतः अब वह न्यायालय उस निर्णय में न तो कोई चेंजिंग करेगा न ही कुछ जोड़ेगा। लेकिन इसके 2 अपवाद हैं। यानी कि इसका मतलब, निश्चय का मतलब यही हुआ कि जब एक बार फैसला दे दिया गया, साइन कर दिया गया, सुना दिया गया, तो उस फैसले में आप चेंजिंग सामान्यतः, क्योंकि आपने अंतिम रूप से उसको क्या किया है, निपटाया। लेकिन सीपीसी में 2 ऐसी कंडीशन है जहां की डिक्री पारित करने के बाद भी, उस निर्णय पारित करने के बाद भी 2 कंडीशन में उसमें सुधार लाया जा सकता है। ये अपवाद कहिए। एक हमने बताया था, धारा 152 के तहत कौन सा सुधार हो सकता है, गणितीय और लिपि। और दूसरा हमने बताया था पुनर्विलोकन, यानी कि रिव्यू करके उस डिक्री को सेट साइड वह न्यायालय कर सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लिपकीय और गणितीय त्रुटि और पुनर्विलोकन के अधीन रहते हुए वह जो निर्णय होगा वह किस नेचर का होगा, कंक्लूसिव या निश्चय। इस प्रकार आपका जो डिक्री की शुद्ध रूप से परिभाषा थी वो समाप्त हुई। इसके बाद आपका डिम्ड डिक्री आएगी, डिक्री के प्रकार आएंगे, यही पढ़ना है। तो आप रेस्ट ले लीजिए तो संविधान चलेगा भाई।
अभी आपका देख ही रहे हैं, एकदम आवाज़ पूरी फ्लो में नहीं आ पाई है। तो अभी संविधान चलेगा 15 मिनट बाद। आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति बता दिया जाए, हटाना बता दिया जाए। कम से कम 2 मेंस का